हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का 12th क्लास का 12th पीरियड यानी कि 12वां क्लास। आज सब्जेक्ट और टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ये बात हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग अब आ गए 12 में। हम लोग 9th 10th का क्लास नहीं ले रहे हैं कि हर चीज़ आपको मैं हिंदी में ही बताऊं या हिंदी में ही टर्म का इस्तेमाल मैं करूं। ये आप लोगों के लिए इंजूरियस, आप लोगों के लिए फेटल, कैरियर के लिए घातक होगा। 7 से 8 सुबह वाला जो बैच है उसमें के कुछ गर्ल्स और बॉयज़ और 9 से 10 का कुछ गर्ल्स और बॉयज़ का ये शिकायत है हमसे शिकायत है कि आप इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा लिख रहे हैं। तो मैं आपसे ये शिकायत कर रहा हूँ आपका कि आप थोड़ा अपने पढ़ाई लिखाई का लेवल, पढ़ाई लिखाई का जो स्टैंडर्ड है उसको आप बढ़ाइए और इंग्लिश वर्ड, टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा जानने का और समझने का कोशिश कीजिए। और नहीं तो फिर किधर कंपटीशन में फेंका जाइएगा, कोई ठिकाना नहीं है। रह जाइएगा हिंदी के ही फेरा में, इंग्लिश के टर्म वाला बच्चा बाजी मार लेगा, आप मुंह देखते रह जाइएगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि आप जैसे इतना पैसा खर्च करते हैं तो एनसीईआरटी का दोनों वॉल्यूम आप ले लीजिए, एक हिंदी वाला भी और एक इंग्लिश वाला भी। इससे आपको ये फायदा होगा कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का आप इंग्लिश और हिंदी दोनों खोल करके रख लीजिए। और मैं पहले भी बोला था कि जो बोल्ड लेटर में डीप स्याही में लिखा हुआ टर्म है उसको अलग से आप उतार लीजिए और व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। फिर भी आपके शिकायत को थोड़ा सा सुनते हुए मैं आज हिंदी में थोड़ा ज़्यादा बोलने का कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ मैं बहुत लंबा समय तक हिंदी में नहीं लिखूंगा। आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आप इसके लिए हमको पैसा दे रहे हैं। प्रमोशन के लिए, डिमोशन के लिए आप नहीं दे रहे हैं पैसा। समझ लीजिए इस बात को। जब क्लास चलेगा उस समय जितना पूछिएगा हिंदी में बताता रहूंगा, लेकिन ऑनलाइन में बहुत समस्या है। इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म में दोनों लिख रहा हूं, आप कोशिश कीजिए दोनों में समझने का। चलिए अब हम लोग चलते हैं। कल हम लोग सारा चीज देखे हुए थे कि सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हम लोगों का एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना, सीड बना, इसके बाद जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है इसमें 2 इम्पोर्टेंट टर्म का चर्चा किया है। एक टर्म है, एक शब्द है जिसका नाम है एंडोस्पर्म और दूसरा टर्म है जिसका नाम है एम्ब्रियो। तो अब तो जैसे ही फ्रूट बनेगा या सीड बनेगा तो उसमें ये दोनों चीज डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है। फिर भी हम लोग पहले इन दोनों शब्दों का साइंटिफिक मीनिंग समझ लें, इसके बाद इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इसी चैप्टर में हम लोगों को आगे की तरफ देखना है ये चीज। ठीक है, तो आप हेडिंग मारिए यहीं पर। इंग्लिश वाले बच्चे पहले हेडिंग मार लीजिए, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स। टर्म का मतलब शब्द। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए 2 महत्वपूर्ण शब्द। 2 महत्वपूर्ण शब्द क्या है भाई? पहला शब्द है जिसका नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पहला शब्द हो गया एंडोस्पर्म। समझिएगा, हम लोग जब सीड का स्टडी करेंगे तो ये शब्द बार बार आएगा, एंडोस्पर्म।
इसको पहले साइंटिफिक समझिए। एंडोस्पर्म एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषक ऊतक है, जो डेवलप होते हुए स्ट्रक्चर को, रचना को पोषण प्रदान करता है। यानी कि एंडोस्पर्म is a type of nutritive tissue that provides nutrition to the developing embryo। तो पहले अंग्रेजी वाले बच्चे लिखिए। एंडोस्पर्म is a type of nutritive tissue that supplies nutrition to the developing embryo। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। हिंदी वाले बच्चे लिखिए। एंडोस्पर्म एक प्रकार का पोषक ऊतक है जो विकसित होते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। कभी कभी देखिएगा कि एंडोस्पर्म में अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का फ्री डिवीजन होगा। कभी भी जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 न्यूक्लियस बनेगा, तो किसी भी 2 न्यूक्लियस के बीच में या 4 न्यूक्लियस के बीच में या 8 न्यूक्लियस के बीच में कोई दीवार या कोई सेप्टम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर। और जब दीवार बन जाएगा इसको कहेंगे हम लोग सेलुलर। तो इस तरह से डिवीजन में पार्टीशन के आधार पर एंडोस्पर्म को हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं? 2 टाइप में। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखिए आप लोग। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा एंडोस्पर्म के प्रकार। पहले अंग्रेजी वाले लिखिए। देयर आर 2 टाइप्स। एक हो गया न्यूक्लियर। एक क्या हो गया? न्यूक्लियर, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्री। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्री एंडोस्पर्म। हम लोग इसमें क्या करेंगे? यानी कि एंडोस्पर्म का जो इनिशियल सेल है, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये रिपीटेडली यानी कि बार बार क्या होगा? डिवाइड करेगा और संख्या वृद्धि करेगा, लेकिन पार्टीशन वाल या दीवार का निर्माण इसमें नहीं होगा। तो लिखिए, इन दिस टाइप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस
divides freely and many nuclei are formed यानी कि एकदम फ्री न्यूक्लियर होगा। देख लीजिएगा आप, कोकोनट में जो नारियल का पानी होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, इसमें इसी तरह से फ्री डिवीजन होता है। तो हिंदी वाले बच्चे लिखिए, पहला ए न्यूक्लियर, ए लिखिए न्यूक्लियर अथवा फ्री एंडोस्पर्म लिखिए। इस प्रकार के एंडोस्पर्म में PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विभाजन तेजी से एवं स्वतंत्रता पूर्वक होता है, फलतः बहुत से केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जैसे कर लीजिए नारियल में बी लिखिए सेलुलर एंडोस्पर्म लिखिए। इन दिस टाइप, अब जैसे मान लीजिए कि इसको समझाना होगा तो ये एंडोस्पर्म है, इस तरह से इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। 4 से 8, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरह से। सेलुलर में क्या होगा, मान लीजिए कि सेलुलर में अगर विभाजन होते जा रहा है तो इसमें विभाजन होगा तो इस सब के बीच में क्या होगा, ये दीवार बन जाएगा, यानी कि सेल वॉल बन जाएगा। ये सेल वॉल का निर्माण इसमें हो जाएगा। तो लिखिए, लैंग्वेज को उसी तरह से लिखिएगा ताकि रटने में आसानी रहे। देखो, इन दिस टाइप आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन after nuclear division cell wall is formed। सेल वॉल का इसमें क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। सेल वॉल यहाँ बन गया, अलग अलग न्यूक्लियस अपना बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाए न्यूक्लियस, एक तरफ थोड़ा कम हो जाए, बट वॉल का फॉर्मेशन होगा। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, इस प्रकार
इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन संपन्न होने के बाद, संपन्न होने के बाद इनके बीच एक दीवार, इनके बीच एक दीवार, इनके बीच एक दीवार अथवा इनके बीच एक दीवार अथवा सेप्टम अथवा सेल वॉल, सेप्टम अथवा सेल वॉल बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है। फिगर ये बना लीजिएगा, सेल वॉल बन जाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें इसके यूज्ड अप के आधार पर, मैंने कितना ये इस्तेमाल हुआ फॉर्मेशन के क्रम में, सीड के निर्माण के बाद, इस आधार पर एंडोस्पर्म कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर सीड का फॉर्मेशन हो गया और एंडोस्पर्म भी उसमें थोड़ा बहुत बचा रह गया, यानी कि एंडोस्पर्म मिलेगा सीड के बनने के बाद भी, इसको कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर जब सीड का निर्माण हो गया और उसके निर्माण में एंडोस्पर्म का उपयोग पूरी तरह से हो गया, तब तो एंडोस्पर्म अब उसमें नहीं बचेगा, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक। तो कितने तरह का हो गया? इसके एक्टिविटी या यूज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी कि उपयोग या प्रयोग के आधार पर। कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप्स। एक हो गया एंडोस्पर्मिक, इसको हम लोग अल्बुमिनस या मान लीजिए हम लोग अल्बुमिनस, ये 2 तरह से करते हैं। तो ये क्या हो गया? एंडो में मिलेगा, एंडोस्पर्मिक हम क्या बोलेंगे? मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्बुमिनस। अल्बुमिनस बराबर लिखा। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, in this type of endosperm, during seed formation, the endosperms are, endosperm are not completely, इजे लिख के काम चलाइए ना, एंडोस्पर्म is not completely used up, but stored in the endosperm, stored in the seed। एग्जाम्पल कर लीजिए कास्टर यानी कि रेड़ी। लिखिए, हिंदी वाले बच्चे आ जाइए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, एंडोस्पर्म या अल्बुमिनस लिखिए।
इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में बीज के निर्माण के बाद भी थोड़े मात्रा में एंडोस्पर्म बीज में बचे रह जाते हैं, जैसे कास्टर यानी कि रेड़ी के सीड को जब हटाइएगा तो उसमें बाहर के तरफ कड़ा सीड कोट है, यानी कि छिलका है। सीड कोट से सटे हुए एंडोस्पर्म पतला पेपर के जैसे रचना के रूप में क्या होगा, मिलेगा। इसको कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक। किसके आधार पर ही था? यूज के आधार पर। इस यूज के आधार पर अब इसका दूसरा टाइप होगा। एक टाइप हो गया एंडोस्पर्मिक और दूसरा टाइप नॉन एंडोस्पर्मिक। दूसरा क्या टाइप हो जाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक। इसी को हम लोग कहते हैं एक्स अल्बुमिनस। क्या कहते हैं इसको? एक्स अल्बुमिनस। अब देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक है, माने अब एंडोस्पर्म इसमें नहीं मिलेगा। नॉन माने नहीं, एक्स का मतलब ये होता है जो था पहले लेकिन अब नहीं। तो लिख लीजिए इन दिस टाइप। अब सीड का निर्माण होगा तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, उपयोग में आ जाएगा। इन दिस टाइप द एंडोस्पर्म is completely used up. Endosperm is completely used up. Is completely used up, यानी कि अब ये कुछ नहीं बचेगा। यूज्ड अप। जितना भी लेग्यूम्स है, पॉड है, सब इसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल कर लीजिए लेग्यूम्स, मटर जितना चीज है, चना है, ये सब इसमें आ गया। तो लिखिए इस प्रकार के हिंदी वाले बच्चे लिखिए, हिंदी वाले बच्चे नॉन एंडोस्पर्मिक या इसी को क्या कहते हैं? एक्स अल्बुमिनस। लिखिए इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, बीज के निर्माण के समय यह पूरी तरह से उपयोग में आ जाता है। यह पूरी तरह से उपयोग में आ जाता है, अर्थात
अर्थात लिखते चलिए, अर्थात बीज के निर्माण के बाद अब उसमें एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता है। अब उसमें एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता है। एग्जाम्पल, लेग्यूम्स, जैसे मटर। अब देखिए, ये टर्म तो एक हो गया। अब दूसरा टर्म आप देखिएगा ध्यान से, तो एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में एक टर्म लिखा है एम्ब्रियो। अभी ऊपर हम पढ़ा रहे थे तो ये बात बोले कि इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म तो हमारा एंडोस्पर्म हो गया, और दूसरा जो है वो क्या है, एम्ब्रियो है। दूसरा क्या है, एम्ब्रियो। ये क्या हो गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में भ्रूण। अब देखिए, आप बात को समझिए। हम लोग जब सीड पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे ही, तो इसी में एम्ब्रियो हम लोगों का आएगा। एक लाइन में इसका साइंटिफिक डिफिनीशन है कि एम्ब्रियो क्या है, एक प्रकार का यंग मिनिएचर प्लांट। बराबर कर लीजिए, यंग मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटा, यंग मिनिएचर प्लांट। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, यह एक प्रकार का यंग छोटा पौधा है। अब देखिए, याद कीजिए, मैंने बोला था कि जब हम लोग फ्लावर के ओवरी में आते हैं तो ओवरी क्या करेगा, वॉल ऑफ द ओवरी फ्रूट का फ्लेश बनाएगा, मांस बनाएगा, गुद्दा बनाएगा। लेकिन ओव्यूल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। तो पहले हम लोग सीड का स्ट्रक्चर पढ़ें कि किस तरह से ये सीड आगे चलेगा, क्या क्या इसका रचना होगा, तब धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसी चैप्टर में देखिएगा, नया चीज दिया है जिसका नाम है सीड। हिंदी वाले बच्चे लिखिए बीज। क्वेश्चन इम्तिहान में जो आएगा, ये आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीड, यानी कि सीड पर टिप्पणी लिखें। हिंदी वाले बच्चे अपना लिखिएगा। हम लोग सीड को डिटेल में पढ़ लेंगे। ये सारा जितने भी तरह का क्वेश्चन आएगा सब इसमें क्लियर हो जाएगा। एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जब सीड हम लोग पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को फ्रूट पढ़ने में आसानी होगा। ठीक, तो स्टार्ट हो जाइए। हेडिंग मार दीजिए सीड। ये हो गया आप लोगों का। मान लीजिए चने का ही है, एक तरफ का हम कॉटिलीडन बनाए हैं, इधर का कॉटिलीडन भी हम छोड़े हुए हैं आपको समझाने के लिए। अभी फिर धीरे धीरे वो भी हम बना लेंगे। सीड का कितना भाग होगा, पूरे सीड का कितना भाग होगा, 2 भाग होगा। एक पार्ट जो इसका छिलका होता है, जैसे चना वना में देखिएगा साफ साफ, जिस समय उसको भूंजिएगा, रोस्टिंग कर दीजिएगा तो इसका छिलका थोड़ा आसानी से हट जाता है। और नहीं तो इसी तरह से अगर ड्राई सीड है तो उसके साथ सटा रहता है, थोड़ा ब्राउन कलर का है, डीप ब्राउन कलर का है। अंदर में जो चना का दाना है वो हल्के पीले रंग का है। तो सीड का
कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट। एक को कहते हैं सीड कोट और दूसरे को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। यही जो एम्ब्रियो अभी हम आपको बताए वो। तो सीड कोट यानी कि बीज कवच, और ये हो गया हम लोगों का भ्रूण। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। एम्ब्रियो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका रचना देखें कि कौन कैसे चलेगा। सबसे ऊपर के तरफ जो सीड है, मान लीजिए कि हम लोग एक दिन पानी में किसी भी चना के बीज को हम लोग रख दिए, दूसरे दिन वो फूल जाएगा। हम लोग उसको निकाल कर पोटली बनाकर या कोई भी बर्तन में, बाउल में अगर हम लोग रख देंगे, अगर उसको सही टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें से धीरे 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 देखिएगा उजले रंग का स्ट्रक्चर निकलता है। तो हम लोग कहते हैं कि चना अंकुर गया, यानी कि उसमें जर्मिनेशन हो गया। तो किसी भी सीड के जर्मिनेशन के बाद इसका बाकी स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्या क्या दिखाई देता है? तो ये पहले देखिए, सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्लीम्यूल। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा प्लूमूल। इसको क्या कहते हैं? प्लूमूल। और ठीक प्लीम्यूल से सटे हुए और जहां से ये बीज आकर के इस रचना से टच कर रहा है, पॉइंट जहां पर अटैचमेंट है इसका, इसके ठीक ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल। क्या कहते हैं? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल। जहां से ये सटा रहता है इसको कहते हैं हम लोग टाइगेलम। ये क्या है? टाइगेलम। और ठीक इसके नीचे जो है इसको कहेंगे हम लोग हाइपोकोटाइल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोकोटाइल। इसके सबसे नीचे जो ये टिप है इसको कह देते हैं हम लोग रेडिकल। ये क्या है? रेडिकल। और यही जो है कोटिलीडन है। ये क्या है? कोटिलीडन यानी कि बीज पत्र। ये हो गया बीज पत्र। छिलका में देखिएगा, चना के छिलका को ध्यान से, तो ये थोड़ा बाहर के तरफ ये ब्राउन होता है, डीप कलर का, उसको कहते हैं हम लोग टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? टेगमेन। क्या कहते हैं? टेगमेन। ये हो गया टेस्टा, टेस्टा, और ये हो गया टेगमेन। टेस्टा और ये हो गया टेगमेन। हम लोग इसको कल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कि सीड कोट का कितना पार्ट होता है और हर पार्ट का क्या काम है। ठीक उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में प्लीम्यूल क्या करेगा, टाइगेलम क्या करेगा, हाइपोकोटाइल क्या करेगा और रेडिकल क्या करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए फिगर ऑफ, यहाँ फिगर कर लीजिए सीड। फिगर क्या है? सीड। कोई भी टिपिकल सीड है, कोई भी टिपिकल सीड। इस फिगर को कल रखे रहिएगा सामने और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, जाइए पढ़िए। आज इतना ही रहेगा और कोशिश करके इंग्लिश वाला टर्म ही ज्यादा पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।